ओके स्टार्ट। अपन लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड पार्ट देख रहे हैं, मतलब सेकंड वही देख रहे हैं अपन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना। ये मेन चीज है आपकी और टफ भी है बहुत, आसान अच्छे से समझिए इसको। आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं तो आप लोग ये इसका सूत्र तो मालूम है। आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र होता है, मैंने बताया था, सिंबल इमेज बाय ऑब्जेक्ट आई बाय ओ। प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण जब वह डी पर, डी मतलब कहाँ हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण जब वह डी पर हो। तो यहाँ पर अपने को मालूम है प्रतिबिंब द्वारा, आंख को यहाँ रखेंगे लेंस के निकट, तो प्रतिबिंब द्वारा आंख यहाँ पर रहती है आपकी लेंस के निकट, राइट। ये आपकी आईज रहेगी यहाँ पर, याद रखिए ये आईज रहेगी आपकी, बिल्कुल नेत्र के निकट। तो यहाँ पर इस लेंस पर जो कोण बनेगा उसको ही नेत्र पर बना दर्शन कोण मानते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए अंतिम प्रतिबिंब ने इस लेंस पर कितना कोण बनाया, बीटा। प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, उसको हम क्या सिंबल देंगे, बीटा। तो यहाँ चित्र में देखिए क्या है बीटा, चित्र में देखिए ये अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है। ड्राइंग बनाना हम लोग सीख चुके हैं, आप प्रैक्टिस और करिए। अंतिम प्रतिबिंब ये बन रहा है, इसने ये कोण बनाया, तो इसको हमने नाम दे दिया बीटा। तो हम बीटा का मान निकालते हैं, फिर उसके बाद आते हैं वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अल्फा। वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण जब वह भी डी पर हो, तो हम उसको, वस्तु तो ये है हमारी, देखिए ध्यान से, वस्तु को हमने पहले लेंस के आगे रखा है ना, तो हम वस्तु को यहाँ उठाकर रखेंगे, सॉरी डी पर वस्तु को यहाँ उठाकर रखेंगे। ये यहाँ पर सपोज ये रखी वस्तु आपकी, ये वस्तु रखी है, और वो नेत्र लेंस पर जो कोण बनाएगी वो हो जाएगा अल्फा। इमेजिन करिए वस्तु यहाँ रखी हुई है और ये वाला कोण हो जाएगा आपका अल्फा। आपको मालूम है कोण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए tan बीटा को हम क्या लिख लेते हैं, बीटा। tan अल्फा को क्या लिख लेते हैं, अल्फा। अब हम इसका बीटा का मान निकालेंगे। देखिए साइड में मैं कर दे रही हूँ, यहाँ पे ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इधर साइड में बता देना, बोर्ड नहीं दिखाई दे तो वहां पर बता देना। tan बीटा, दो अनुपात होते हैं बीटा के, राइट, दो अनुपात, फिर हम उस अनुसार सेलेक्ट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो बीटा देखो ये वाला कोण भी है, ये वाला कोण भी है, बीटा लंब बटे आधार, तो एक ये लंब बटे आधार, फिर अंतिम प्रतिबिंब ये लंब और ये आधार, समझ रहे हैं ना आप लोग। यहाँ पर ये वाला कोण भी बीटा है और ये वाला कोण भी बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कोण को जब हम लेते हैं, ये वाला कोण, तो लंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश, आधार क्या हो गया, ओ टू बी डैश, यानी ये इस लेंस के लिए ये क्या है, वस्तु, मतलब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यू ई, ये वाली दूरी को अपन क्या लिख देते हैं, वस्तु की दूरी को क्या लिख देंगे, यू ई। तो लंब हो गया ए डैश बी डैश ओ टू बी डैश। एक बीटा बराबर हो जाएगा आपका tan बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू हो गया ए डैश बी डैश और नीचे वस्तु आ गई ओ टू बी डैश। दूसरा अनुपात देखो, अंतिम प्रतिबिंब ये भी बीटा बना रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू बी डबल डैश। एक और अनुपात क्या हो गया, या ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू बी डबल डैश। देखिए पूरा प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से चित्र बनाना सीखो और खुद करो, तब समझ में आएगा। ये बीटा समझ गए ना आप लोग, ये बीटा एक बार ये बना रहा है बीटा, देखिए ए डैश बी डैश, ये कोण भी बीटा है, ये कोण भी बीटा है, तो एक बार लंब बटे आधार और ये वाला लंब बटे आधार, दो अनुपात आपके पास बन रहे हैं। वेरी क्लियर हो गया, वेरी क्लियर है ना। ए डैश बी डैश और बटे में ओ टू बी डैश, फिर ए डबल डैश बी डबल डैश ओ टू बी डबल डैश, राइट ना। अब अल्फा,
अल्फा भी हम निकाल लेंगे। अल्फा क्या है, वस्तु को कहाँ रखना है, डी पर। अब ये वस्तु को उठाकर हमने यहाँ रख दिया डी पर, ये वाली दूरी डी पर रख दिया, तब इसने नेट लेंस पर जो कोण बनाया वो अल्फा है। तो ये हो गया वस्तु और ये हो गया O2B डबल डैश। वस्तु की नई स्थिति को नाम दे दिया है CB डबल डैश। वस्तु की नई स्थिति को क्या नाम दे दिया, वस्तु वही है लेकिन उसकी स्थिति बदल गई है, CB डबल डैश। वस्तु का नाम क्या है, AB, और डी दूरी है O2B डबल डैश। चलिए हम पहले अल्फा का मान रखते हैं, AB यानी वस्तु, CB डबल डैश की जगह AB लिख दिया और O2B डबल डैश, राइट। अब इस अनुसार हम अल्फा सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या दिख रहा है आपको, O2B डबल डैश। देखो ये वाला अनुपात सेलेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, O2B डबल डैश। देखो एक अनुपात बचना चाहिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, कुछ एक राशि कैंसिल होना चाहिए। ये सेलेक्ट कर रहे हैं अनुपात, तो ये इस अनुपात से मैच करो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देख लीजिए ऊपर, अंश नहीं हो रहा है कैंसिल, हर भी नहीं हो रहा है। इस अनुपात में हर कैंसिल हो रहा है, मतलब हर मतलब नीचे की राशि कैंसिल हो रही है। तो हम इसलिए बीटा में ये अनुपात सेलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा बड़ी, थोड़े से मतलब इंटेलिजेंसी के साथ में आप सेलेक्ट करिए, तो वेरी इजी। ये हो गया आपका A डबल डैश B डबल डैश और नीचे हो गया O2B डबल डैश। तो ये हर की राशि देखिए कैंसिल होगी, प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों। ये हर की राशि कैंसिल होगी तो हमारे पास में कितना बच रहा है, देखो A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में बच रहा AB। ये आपके पास रिजल्ट M का आ गया। अब इसका नाम क्या है, संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो आप देखोगे ये अनुपात दोनों लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर है। देखिए मैं बताती हूँ आपको करके, ये जो आंसर आ रहा है ना, ये आंसर दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर है। देखिए कैसे, ये देखिए मैं यही लिखती हूँ, इस लेंस की आवर्धन क्षमता को नाम दे रही हूँ M1। आपको मालूम आवर्धन क्षमता क्या होता है, इमेज बाय ऑब्जेक्ट, I/O, इमेज बाय ऑब्जेक्ट। तो पहले लेंस के लिए इमेज क्या है, पहले लेंस ने इमेज क्या बनाई, A डैश B डैश इमेज। पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, AB। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, पहले लेंस के लिए वस्तु AB और इमेज क्या है, इमेज इसने ये बनाया था ना, ये मिल गई, ये A डैश B डैश, राइट। दूसरे लेंस की आवर्धन क्षमता पर आऊं, उसको मैं नाम दे रही M2। दूसरे लेंस ने इमेज क्या बनाया, नाम क्या है उसका, A डबल डैश B डबल डैश। दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तु क्या है, A डैश B डैश। गुणा करो जरा इन दोनों का, गुणा करके देखो, M1 इंटू M2 दोनों लेंसों की क्षमताओं का गुणा, देखिए ये राशि आएगी। M1 देखो जरा, A डैश B डैश बाय AB इंटू A डबल डैश B डबल डैश बाय में A डैश B डैश। देखो कैंसिल हो रहा है A डैश B डैश, हो रहा है, कितना मिल रहा है, A डबल डैश B डबल डैश बाय में AB। ये देखिए आ रहा है, आ रहा है, yes, ये देखिए, यानी ये रिजल्ट किसके बराबर है, M1 इंटू M2 के बराबर है। तो देखिए मैं इसको फैला देती हूँ चाहे तो, इसमें देखिए अब अपन क्या, देखिए M1 M2 लाने के लिए देखिए कुछ नहीं है, आप उसको क्या करिए, देखो क्या कट क्या रहा है, A डैश B डैश बाय A डैश B डैश, इसका गुणा कर दो ऊपर नीचे, यही बनाना, इसका गुणा कर दो, देखो कैसे, ध्यान दो, A डबल डैश B डबल डैश अपॉन में AB। अब हमने इसमें A डैश B डैश A डैश B डैश लिख दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा ना। सेलेक्ट कर लो, A डबल डैश B डबल डैश के नीचे क्या आ रहा है, ध्यान दो क्या आ रहा है,
ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इसको इसके साथ ये लिख लो, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश बी डैश इनटू इसके साथ ये लिख लो, ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। ये किसके बराबर है? m2। ये देखो m2। दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब बटे वस्तु, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब बटे वस्तु किसके बराबर हो गया? m2। ये अनुपात किसके बराबर है? m1। देखिए पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है? a डैश बी डैश, वस्तु क्या है? ab। ये देखो ये प्रतिबिंब पहले लेंस के लिए, प्रतिबिंब बटे वस्तु, पहले लेंस की आवर्धन क्षमता, राइट। ये सब m के इक्वल टू चल रहा है, m के इक्वल टू चल रहा है। तो आपने क्या देखा कि आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है, इसलिए इसको कहा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि इसमें आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है या आ रही है, तो इसका नाम हो गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इतना क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे करते हैं। देखिए m का मान निकालेंगे। ये वाला जो है बच्चों, ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन, यहाँ तो हमने गुणा करा, देखो यहाँ हमने क्या किया है? गुणा किया, फिर यहाँ गुणा किया, इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया, m1 m2 के रूप में बना लिया। इस जिसमें हमने गुणा किया ना और इधर उधर अनुपात लिख लिए, ये अनुपात और ये अनुपात ऐसे साथ में ले लिए, इसको मैं दे दे रही हूँ नाम इक्वेशन नंबर 1। अभी तक हमने क्योंकि कोई नाम नहीं दिया ना, इसको क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर 1। अब इससे ही इक्वेशन नंबर 1 से ही हम क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कैसे निकालते हैं। मेन यही चीज आ रही है यहाँ पर। चलिए देखिए, इतना मैं मिटा देती हूँ जो ये ज्यादा यूजफुल में नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन नंबर 1 से ध्यान देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से इसको भी मिटा दिया जाए। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप लोग? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए समरूपता की शर्तें जो आपने 10th में पढ़ी थी वो लगेगी। क्या होती है समरूपता की शर्तें? यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उसमें दो त्रिभुज हैं, दोनों क्या है? समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात से तात्पर्य लंब बटे लंब, कर्ण बटे कर्ण, आधार बटे आधार। तो अब इस अनुपात को निकालने के लिए, ये वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए देखिए, इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 से मैं फिर से वापस लिख दे रही हूँ। समीकरण 1 वापस कॉपी, आपको जरूरत नहीं है वापस लिखने की, आप डायरेक्ट इसके नीचे समीकरण 1 करके मान लिख देंगे, लेकिन मैं लिख दे रही हूँ आपको जिसमें क्लियर है। ए डबल डैश बी डबल डैश ए डैश बी डैश। अभी ये वाला पार्ट बाकी है, अपन पहले इसका मान निकालते हैं। अब यही ध्यान दो, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश, ये कौन से समकोण त्रिभुज में? चित्र में ध्यान दो, ए डबल डैश बी डबल डैश समकोण त्रिभुज ये वाला है देखो समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री बनता है कि नहीं? ये 90 डिग्री है या नहीं? है ना? है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। और ये वाला समकोण त्रिभुज नाम क्या है? ए डबल डैश बी डबल डैश और O2 पर लगा दो आप। O2, ए डबल डैश बी डबल डैश लिखिए और O2 लगा दो साथ में, तो आपका ये त्रिभुज हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश और O2, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ए डैश बी डैश वाला देखो कौन सा है? ये वाला समकोण त्रिभुज है, देखो ये भी समकोण है, ये वाला, इसका नाम क्या है? ए डैश बी डैश, तो साथ में क्या लगा दो? O2। तो ये दोनों समरूप हैं। ए डैश बी डैश O2, ये समरूप का मैंने चिन्ह लगा दिया। काय का चिन्ह है? समरूप। समरूप हैं। क्यों है समरूप? कौन सी शर्त से? कोण समरूपता से। कोण समरूप। कौन सी शर्त से समरूप है? कोण को, यानी इनके दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। ये कोण समरूपता से, ये
दिख नहीं रहा होगा ना ये यहाँ पे, देखना नहीं दिख रहा मैम। कौन सी शर्त से है ये, कोण कोण, एंगल एंगल लिख दो, यहाँ लिख ही दो, नाम तुम लोग को याद नहीं रहेगा नहीं तो। कोण कोण समरूपता से, बस ये त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो अब ये समरूप है तो आप देखो ए डैश बी डैश, और ये वाले त्रिभुज का लंब हो गया, यस मैम, और इस त्रिभुज का लंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। और आधार क्या हो गया बड़े त्रिभुज का, ओ टू बी डबल डैश। हाँ इस छोटे त्रिभुज का आधार क्या हो गया, ओ टू बी डैश। बी डैश। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, ये जो मैंने लिखा आपको ये आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट लिखिए लंब, ये दोनों त्रिभुज साइड में लिख दिया हमने, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये लंब और इसका लंब, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसका आधार और इस त्रिभुज का आधार, डायरेक्ट लिखिए आप लोग। तो इसकी जगह हो गया ओ टू बी डबल डैश और इसका आधार हो गया ओ टू बी डैश। भाई समरूप है, देखो एक जैसे चित्र दिख रहे हैं, वही मैं अलग से भी बना देती हूँ, ये देखो ये पार्ट देखो, अब बड़ा पार्ट देखो, भाई रूप एक समान है कि नहीं इनका, तो रूप एक समान है मतलब समरूप है, यानी ये 90-90 अंश है और ये भी O2 है, ये भी O2 है, ये दोनों कोण ये देखिए कॉमन है ना, ये कोण ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है, इस त्रिभुज में भी आ रहा है, ये कॉमन है और एक समकोण है, ये 90-90 यानी दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर, तो कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलरली इसको देखो, अरे यार दूसरा मैंने मिटा दिया, दूसरा है इसका मान है आपका, इसका मान m1 था, m1 का मान कितना है, a डैश b डैश अपॉन ए बी। अब इनका ढूंढिए आप कौन कौन से त्रिभुज हैं, ये दोनों a डैश b डैश कहाँ है, ये देखो ये है a डैश b डैश, a b कहाँ है, ये देखो ये यहाँ पे देखिए, ये ऐसा चित्र बन रहा है, मैं बताती हूँ, ये भी समरूप है, देखिए ध्यान से देखिए चित्र, ये है ए बी, ये बना आपका ए बी, यहाँ पर बन रहा है O1, ये देखो O1, बढ़ जाओ ए डैश बी डैश तक, ये बी चीज का तो पूरा खत्म दिमाग में, इसको देखो बस, ए डैश बी डैश जो उसमें आ रहा है उसको देखो, ए डैश बी डैश है समरूप, ये 90 अंश, ये 90 अंश और सम्मुख कोण, ये आमने सामने के कोण बराबर है, सम्मुख कोण 90 अंश, कोण कोण समरूपता यहाँ भी लागू हो रही है, तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कौन कौन से त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज क्या नाम है, ए बी O1, भाई इसी के नाम के आगे O1 लगा दो, यहाँ O1 लगा दो, ये त्रिभुज बन गया, और त्रिभुज का संकेत लगा दो, यहाँ त्रिभुज का संकेत लगा दो, O2 लगा दो, O2 लगा दो, कुछ जरूरत नहीं रटने की, समझ गए ना, कुछ ज्यादा चित्र भी देखने की जरूरत नहीं, मेरा तो कहना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ए डैश बी डैश O1 समरूप है त्रिभुज ए बी O1 के, समझ में आ गया ना, तो ये अनुपात देखा, यहाँ त्रिभुज का संकेत लगा, यहाँ O2 लगा दो, त्रिभुज का संकेत लगा दो, ये O2, ये समरूप है, ऐसे यहाँ पे O1 लगा दो, O1 लगा दो, क्योंकि एक O1 के साथ एक O2 के साथ, तो ये समरूप है, समझ में आ गया। तो समरूपता की शर्तें से इसकी जगह क्या लिख देंगे, देखो अब इसका ये लंब है तो इसका आधार क्या आएगा, O1 B डैश, भाई A डैश B डैश तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा ना, A डैश B डैश मतलब ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, आधार क्या है O1 B डैश, इसकी जगह लिख दिया O1 B डैश। अब AB वाले का आधार क्या है, AB वाले का आधार क्या है O1 B, O1 B, ये हो गया, सो सिंपल, ठीक है, बस मान रख दो, आंसर आ गया आपका, इतना कोई बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है, कुछ नहीं है,
है ना? Yes, ये तो आ ही गया था आपका। हाँ। और बाद में m1 m2 बना दिया M2 आपने। हाँ। m1 m2 बनाने के बाद ये मान रख दिया, लंब बटे लंब की जगह आधार बटे आधार। आधार बटे आधार। बस अब ये मानो जो डबल डैश वाला है ना वो दूसरे लेंस के लिए और डैश वाला पहले लेंस के लिए। के लिए O टू बी डबल डैश और बी डबल डैश प्रतिबिंब के लिए। हाँ। तो O टू बी डबल डैश मतलब प्रकाशीय केंद्र से अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। तो ये कहाँ बन रहा है? D पर। D पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? D पर। ये देख लीजिए आप, O टू बी डबल डैश, ये D मतलब V का मान क्या है? माइनस D। ये पहला लेंस आ गया। O टू बी डैश पहले लेंस से प्रतिबिंब, सॉरी O टू बी डैश पहले लेंस से वस्तु। देखो O2 मतलब दूसरा लेंस है, दूसरे लेंस से प्रतिबिंब, दूसरे लेंस से वस्तु। O2 बी डबल डैश प्रतिबिंब यानी माइनस D। O2 बी डैश मतलब वस्तु माइनस UE, दूसरे लेंस के लिए सब E इनटू ये पहले O1 मतलब पहले लेंस के लिए आ गया। हाँ। और डैश मतलब पहले लेंस का प्रतिबिंब, पहले लेंस की वस्तु। तो पहले लेंस का प्रतिबिंब O1 B डैश, पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब VO। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? ये वाला यहाँ से यहाँ क्या हो गया? VO। ये वाली दूरी क्या हो गया? ये VO। O1B वस्तु UO, लेकिन नेगेटिव विपरीत दिशा में दो, माइनस UO। समझ में आ गया? ये इस दिशा में, प्रकाश चलने की दिशा में पॉजिटिव और ये वस्तु नेगेटिव UO। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। माइनस माइनस कैंसिल हो गए तो आपके पास आंसर क्या आ गया? पहले लेंस का पहले लिखो VO बटे UO, साथ में माइनस चिन्ह को पहले ले लो, इंटू D बटे UE। ये M आ गया। अब आपको मालूम है UE को बाहर लिखते हैं 1/UE करके। जब अपन केस डिस्कस करेंगे तो 1/UE को बाहर लिख लेंगे। तो ये तो होगी आपकी आवर्धन क्षमता। स्क्रीनशॉट ले लो, केस 1 केस 2 भी डिस्कस कर लेते हैं राइट नाउ। तो सो सिंपल, कोई कठिन नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब हम केस 1 डिस्कस करते हैं। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में आपने केस 1 लिया था। केस 1 में क्या है? अपन अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? D पर। यही वाला केस, चित्र यही वाला लगेगा। केस फर्स्ट, आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? D पर। परिस्थिति नंबर 1, केस फर्स्ट, अंतिम प्रतिबिंब D पर हो। केस फर्स्ट में क्या बनता है? अंतिम प्रतिबिंब D पर हो। अंतिम प्रतिबिंब D पर हो, तब आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए। तब M ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं हम लेंस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक ना? विल यूज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/d माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? D पर। D पर, यानी v का मान कितना है? D। लेकिन नेगेटिव। इस दिशा में बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब D पर बन रहा है नेगेटिव। ये अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश V डबल डैश D पर बन रहा है तो नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा? माइनस D। और ये कौन सा अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है? नेत्र लेंस। अंतिम प्रतिबिंब कौन सा लेंस बनाता है? नेत्र लेंस। सारा E आएगा। वस्तु इधर है UE। नेत्र लेंस के लिए U, वस्तु की दूरी U, वस्तु U पर ही है लेकिन नेगेटिव UE इस दिशा में। 1 फोकस को क्या लिखेंगे? इसकी फोकस FE, क्योंकि दूसरा लेंस है। ठीक है। अब यहाँ पर अपने को ये निकालना है तो इसका मान निकालना पड़ेगा 1/UE का मान। तो इसको इधर पक्षांतर कर दो। सेम जैसा आपने सरल सूक्ष्मदर्शी में सीखा था, बिल्कुल उससे मिलता ही जुलता है। इसको ट्रांसफर कर दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/UE का मान आ गया। सेम पैटर्न। अब बस यहाँ पर ये होगी आवर्धन क्षमता का सूत्र हम निकाल चुके हैं। M इज इक्वल टू, ये याद भी होना चाहिए, माइनस VO/UO D/UE। भाई सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका D/U आता है ना,
तो यहाँ पे डी बाई यू की जगह क्या हो जाएगा, E. यू ई। डी बाई यू की जगह सरल U. सूक्ष्मदर्शी में आपने पढ़ा ना, एम एक ही सिंगल था ना, सिंगल लेंस, यस मैम, तो एम इज इक्वल टू यू आया था, तो U. यहाँ यू की जगह क्या हो जाएगा, E. E. और यहाँ पे एक और लेंस है, उसकी जगह क्या जाएगा, वी ओ बाय VO by यू ओ, U. वही आएगा। प्रतिबिंब बटे वस्तु, देखो ध्यान से, प्रतिबिंब बटे वस्तु, वस्तु। दूसरे लेंस के लिए डी पर बन रहा है, डी बटे हाँ, यू ई, दूसरे लेंस UE. क्योंकि नेत्र लेंस है, पहला लेंस आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, Yes, वी ओ बाय प्रतिबिंब बटे वस्तु, EU. बस याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हमने ये ले लिया आवर्तन क्षमता, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस वी ओ बाय यू ओ इंटू डी, फिर डी का गुणा किया था ना वहां पे, सेम वही। Yes. अब 1 बाय यू ई का मान रखो, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी, और बाद में डी का गुणा किया था, सेम Yes, वही ma'am. करो, माइनस वी ओ बटे यू ई, डी का गुणा करो, क्या हो जाएगा, डी बाय एफ ई, और डी बाय डी 1, Yes मैम, 1 को पहले लिख लो, आ गया आंसर, ठीक है। यस मैम, तो ये हो गया आपका आंसर m का। चलिए m इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है, देखो थोड़ा एक स्टेप आ जाएगा नीचे, नहीं दिख रहा मैम, ठीक है, इधर साइड दिखेगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है, इस साइड ले रहे हैं, इसके बाद में m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में फाइनल आंसर, माइनस वी ओ बाय यू ई का तो मान रख दिया हमने, वी ओ बाय यू, डी बाय डी इंटू 1 बाय यू ई है, यू ओ है, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, वी ओ बाय यू डी इंटू 1 बाय यू ई का मान रखा ये वी ओ बाय यू ओ, और इसमें डी का गुणा कर दिया, डी बाय एफ ई, डी और डी बाय डी कितना हो गया, 1, तो ये हो गया फाइनल आंसर, माइनस वी ओ बाय यू ओ, 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस डी बाय एफ ई, ये आपकी आवर्तन क्षमता का सूत्र आ गया फाइनल। नलिका की लंबाई कितनी होगी इस समय में, नलिका की लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी नलिका की लंबाई कहलाती है, नलिका की लंबाई इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा, दोनों लेंसों के बीच की दूरी नलिका की लंबाई कहलाती है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, वी ओ, यहाँ से यहाँ यू ई, ये देखिए, ये देखो यहाँ से इसने ए डैश बी डैश बनाया प्रतिबिंब, तो कितना हो गया वी ओ, और ये इसके लिए क्या है, वस्तु, तो क्या हो गया वी ओ प्लस यू ई। अच्छे से आप जब बनाएंगे चित्र तो देखिए ध्यान से, यहाँ इसने बनाया प्रतिबिंब, इसके लिए बन गई वस्तु, तो नलिका की लंबाई हो गई, ये यहाँ दिखेगा, वी ओ प्लस यू ई, ये नलिका की लंबाई हो गई आपकी। इस रिजल्ट से ही आपको बताना है आवर्धन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं जिसमें सेकंड केस तो फट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सेकंड केस में, और चित्र भी वो वाला हो जाएगा आपका, थोड़ा सा चित्र में चेंज है, मैं साफ सुथरा चित्र भी बन जाएगा, एक बार चित्र की फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, यस मैम, ठीक है। ये आपका था पहला लेंस, और यहाँ पर आपका बना था दूसरा लेंस, यहाँ पे था आपका O1, ये क्या था आपका O2 था, ठीक, ये थी आपकी वस्तु, ये जा रहा था सीधी किरणें, सॉरी ये यहाँ पे बन गया था आपका प्रतिबिंब A डैश B डैश, ठीक है, और इसको बनना था इसके अंदर, FE के अंदर, फोकस के अंदर, तो ये सॉरी ये जा रही सीधे, हाँ चलो दूसरा भी बनाते हैं, चलो ठीक है। अब हम स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, अब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कहाँ बन रहा है, अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर। अनंत पर कब बनता है, याद करिए, जल्दी याद करिए, अनंत पर कब बनता है प्रतिबिंब, अनंत पर कब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होना चाहिए, फोकस पर, गुड, वेरी गुड। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब वस्तु की, केस सेकंड, केस नंबर 2, केस सेकंड, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, कहाँ पर हो प्रतिबिंब, अनंत पर हो, तब आवर्तन क्षमता निकालिए। तो प्रतिबिंब आप लिखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है
यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु फोकस पर हो, फोकस पर हो। देखिए अब ये इसने जो प्रतिबिंब बनाए, ध्यान दो, इसने जो प्रतिबिंब बनाए इसके लिए ये वस्तु है। अब ये वस्तु इसकी फोकस पर रखी, कहाँ पर रखी है? फोकस पर। अभी फोकस के अंदर थी तो इधर किरणें फैली बनाना था। अब ये फोकस पर ही आ गई तो इधर जो किरणें हैं ये आपको कैसी बनानी पड़ेगी? समांतर। तो ये पीछे कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएंगी? अनंत पर। अनंत पर। तो वस्तु फोकस पर हो, वस्तु फोकस पर हो मतलब यू ई का मान एफ ई। ये देखिए यहाँ पर यू ई बराबर क्या है? एफ ई। और इसने जो प्रतिबिंब बनाया ये क्या है? वी ओ। यहाँ से यहाँ ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी, तो ये क्या हो गया? वी ओ। ये एल ओ है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इसने जो प्रतिबिंब बनाया वो वी ओ, इसके लिए ये वस्तु है तो वस्तु यू ई कहाँ पर है? एफ ई पर। तो यहाँ पर नलिका की लंबाई समझ गए ना मैंने क्यों चित्र बनाए? वी ओ प्लस एफ ई। उसमें नलिका की लंबाई कितनी आ रही थी? देखो वी ओ प्लस यू ई, बस यू ई की जगह क्या आ जाएगा? एफ ई। वेरी गुड। तो यहाँ पर आ गया आपका अनंत पर बनता है जब वस्तु कहाँ पर हो? फोकस पर हो। इसलिए आवर्धन क्षमता, बस आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यू ई की जगह एफ ई रख दो। आवर्धन क्षमता का सूत्र ये है, तो यहाँ पर क्या होगी? आवर्धन क्षमता माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी, और यू ई की जगह क्या रख देना है? एफ ई। बस यू ई की जगह क्या रख देना है? एफ ई। आ गया आंसर। और नलिका की लंबाई क्या हो गई? अब भी बताया मैंने, वी ओ प्लस एफ ई। यू ई की जगह एफ ई। और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो नेत्र शांत स्थिति में है। नेत्र कौन सी स्थिति में कहलाता है? शांत स्थिति में, रिलैक्स्ड पोजीशन में कहलाता है। नेत्र शांत स्थिति में होता है या नेत्र शांत स्थिति में है। ठीक है, तो सो सिंपल। अब एम को प्रभावित करने वाले कारक मतलब आवर्धन क्षमता को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवर्धन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक अपन देख लेते हैं खटाखट रिजल्ट की सहायता से। विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट, किसको ज्यादा होना चाहिए, किसको कम होना चाहिए। चलिए, तो एम का रिजल्ट में क्या क्या आ रहा है उसको देखकर आप लिख सकते हैं। कोई याद करने की, रटने की कोई जरूरत नहीं, समझ के पढ़िए बस। तो एम के रिजल्ट में क्या क्या आ गया याद हो चुका होगा आई थिंक। पहले की आवर्धन क्षमता के लिए क्या आया था? माइनस वी ओ बाई यू ओ। आपका फाइनल रिजल्ट क्या था एम का? जब डी के लिए, इससे अपन जो कारक देखते हैं ना एम, एक मिनट, हेडिंग क्या है आपकी? आवर्धन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक या आवर्धन क्षमता को बढ़ाना। आवर्धन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक है ना, या बढ़ाने के उपाय, या आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के उपाय। तो एम का रिजल्ट पहले लेंस के लिए आपको क्या था? प्रतिबिंब बटे वस्तु, तो क्या था? नेगेटिव, है ना। और दूसरे लेंस के लिए क्या आ गया था? दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता था? डी पर, डी और नीचे क्या गया था? वस्तु यू ई। इसको देख के रिजल्ट आप बना दीजिए। नंबर 1, पहली बात आप देखो इसमें क्या कम होना चाहिए और क्या ज्यादा होना चाहिए। इस रिजल्ट को देखते हुए आप बता सकते हैं। रिजल्ट को देखते हुए बताइए क्या क्या। देखिए नंबर 1, यूओ का मान कम होना चाहिए। वस्तु की दूरी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वीओ का मान अधिक होना चाहिए। डी का मतलब है कि प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए। और यूई का मान कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है ना। इसको देखते हुए आप फाइनल रिजल्ट आप देखिए। यूओ को कम करना, यूओ को कम करने का तात्पर्य है कि एफओ को कम करेंगे। एफओ मतलब कि पहले लेंस की फोकस को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे तो हम यूओ को कम कर सकते हैं। भाई फोकस के परे रखना है ना हमको,
वस्तु को कहाँ रखना है, फोकस से परे रखना है ना, क्योंकि प्रतिबिंब भी बड़ा बनाना है। यस मैम। प्रतिबिंब भी कैसा बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए प्रतिबिंब भी। तो UO को कम होना चाहिए, UO को कम होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि प्रथम लेंस मतलब अभिदर्शक लेंस की फोकस कम होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अभिदर्शक लेंस की फोकस कम होना चाहिए, तभी तो हम उसको फोकस से परे रखना UO कम कर सकते हैं। इसका तात्पर्य अभिदर्शक लेंस की फोकस कम होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी आपको समझना है भाई, ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी समझना है कि UO का मान कम होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि फोकस कम होनी चाहिए, क्योंकि हमको वस्तु को फोकस से परे रखना है ना। अब ये हो गया UO। VO का मान कैसा होना चाहिए, ऊपर आ रहा है तो VO का मान कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं आपको, फाइनल आंसर में नेगेटिव आ रहा है। फाइनल आंसर में क्या आ रहा है, ऋण इसलिए आ रहा है कि जो अंतिम प्रतिबिंब है वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष ऐसा बन रहा है, उल्टा बन रहा था ना, इसलिए ऋण आ रहा है। ठीक है, चलिए अपना रिजल्ट दिखा है यहाँ पे। हाँ, दूसरा पॉइंट है VO, अंश की राशि अधिक होना चाहिए। अंश की राशि अधिक होना चाहिए तो VO अधिक होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है VO अधिक होना चाहिए। VO मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो VO अधिक होना चाहिए। VO क्या है, पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अधिक होना चाहिए। वो दूरी अधिक कब होगी, जब हम वस्तु को फोकस के निकट रखें। फोकस पे तो रखते तो अनंत पर बनता है, तो हमको अनंत पर तो नहीं बनाना है प्रतिबिंब को। हाँ, तो VO अधिक होना चाहिए। इसका तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य, बिल्कुल फोकस के निकट रख दो। इसका तात्पर्य है वस्तु को लेंस के निकट होना चाहिए। FO मतलब FO यानी पहले लेंस की फोकस के निकट रखें। FO के निकट होना चाहिए, तब तो VO ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर, तो अनंत से थोड़ा हम नाप सके ऐसा डिस्टेंस होना चाहिए, मेजरमेंट कर सकें। तो इसके लिए इसका तात्पर्य वस्तु को फोकस के निकट या परे होना चाहिए, निकट होना चाहिए। और एक और चीज है, यानी वस्तु को हमको फोकस के पास रखना है, एक टॉपिक ये हो गया। अब UO का मान कम होना चाहिए, इसका मतलब फोकस को कम ले लो, तो UO को कम कर सकते हैं, फोकस कम होगी, है ना। दूसरा तात्पर्य हमको VO अधिक चाहिए, इधर वाली दूरी ज्यादा चाहिए, प्रतिबिंब और अधिक दूरी में बने, तो इसके लिए हमको क्या रखना पड़ेगा, उसको फोकस के पास रखना चाहिए, है ना, फोकस के पास रखना चाहिए। और तीसरा VO अधिक हो, इसका तात्पर्य ट्यूब की लंबाई में आ रहा है ना VO, ट्यूब की लंबाई अधिक लेना है। हाँ, नलिका की लंबाई अधिक ले, VO अधिक हो, इसका तात्पर्य नलिका की लंबाई अधिक लें, नलिका की लंबाई ज्यादा लेना चाहिए, लंबाई ज्यादा लेना चाहिए, नलिका की लंबाई ज्यादा लेना चाहिए। राइट, और हमेशा नेत्र लेंस के निकट नेत्र को रखना चाहिए, जिससे कि प्रतिबिंब हमेशा D पर बने हो, है ना। राइट, तो यहाँ पर आप, और नेत्र लेंस की फोकस कैसी होनी चाहिए, देखो नेत्र लेंस की फोकस कैसी होनी चाहिए, वो भी कम होनी चाहिए, लेकिन अभिदर्शक लेंस की फोकस से ज्यादा होना चाहिए, उनकी दूरियों में अंतर कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था टॉपिक्स। चौथा पॉइंट है FE। यहाँ देखो FE आ रहा है नीचे। यस मैम, ये रिजल्ट था FE। ये अपने UE का मान रख दिया तो ये रिजल्ट आया, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। माइनस तो लगा VO बाई, वो रिजल्ट था 1 + D बाई FE, ये रिजल्ट देगा। चलो, तो डिस्कस तो हो गया, VO भी हो गया हमारा,
वीओ यानी कि अधिक होना चाहिए, नलिका की लंबाई अधिक लेना चाहिए। और वीओ अधिक होने का तात्पर्य है कि हमको फोकस के निकट वस्तु को रखना है। वीओ से दो तात्पर्य निकल रहे, नलिका की लंबाई अधिक लो और वस्तु को फोकस के निकट रखो, तो उधर वीओ हमको प्रतिबिंब की दूरी ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। और यूओ कम होना चाहिए। यूओ कम होने का तात्पर्य कि पहले लेंस की फोकस एफओ को कम लेना है। अब यहाँ पर आते हैं, ये एफई कम होना चाहिए, दिख रहा है नीचे देख लो, एफई कम होना चाहिए। एफई यानी दूसरा लेंस, एफई कम होना चाहिए। देखो बोला एफओ भी कम हो, एफई भी कम हो, दोनों को कम लेना है, लेकिन एफई को एफओ से थोड़ा ज्यादा लेना चाहिए। तो एफई कम होना चाहिए, बट एफओ अभिदर्शक लेंस की फोकस से थोड़ी ज्यादा होना चाहिए, बट एफओ से थोड़ी ज्यादा होना चाहिए, थोड़ी ज्यादा होना चाहिए। अर्थात देखो ये वाली लाइन आ रही है, अर्थात एफई माइनस एफओ अंतर कम होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था पहले भी कि दूसरे लेंस की फोकस थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा बहुत ज्यादा ना हो। एफओ कम हो, एफई उससे ज्यादा हो, लेकिन वो भी कम हो, थोड़ी सी ज्यादा हो, दोनों में, क्योंकि आवर्धन अधिक हो उसके लिए दोनों लेंसों की फोकस कम होना चाहिए, लेकिन एफई जो है नेट लेंस की फोकस को थोड़ा सा हमको कैसा लेना है, ज्यादा लेना है, ठीक है, राइट। तो और डी को देख कर क्या बताना है, डी को देख कर बताना है कि आपको नेट लेंस के निकट रखना है। मैंने कारण भी बताया था, यदि आपने ए दूरी पर रख दिया तो डी की जगह हो जाएगा डी माइनस ए, अंश की राशि घट जाएगी तो आवर्धन कम हो जाएगा। मैं समझा चुकी हूँ, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी समझा चुकी हूँ कि आंख को बिल्कुल लेंस से सटा के रखना चाहिए। यदि ए दूरी पर रख दिया तो डी की जगह क्या हो जाएगा, डी माइनस ए, और आवर्धन कम हो जाएगा क्योंकि डी ऊपर आता है। तो यहाँ पर आप लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, पांचवा पॉइंट, कि हमेशा नेत्र को लेंस के निकट रखना चाहिए। डी का तात्पर्य यही है कि हमेशा नेत्र को लेंस के निकट रखना चाहिए। यदि नेट को लेंस से आपने ए दूरी पर रख दिया, मान लो या 3 सेंटीमीटर दूर पर रख दिया, तो डी की जगह क्या हो जाएगा, डी माइनस 3। 4 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया तो डी की जगह क्या हो जाएगा, डी माइनस 4। तो डी का यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अंश की राशि घटेगी तो आवर्धन कम हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, जैसा भी ऑब्जेक्टिव आए आप इसको बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। आपको इसमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, पहले लेंस की फोकस कम होनी चाहिए, अभिदर्शक लेंस की, नेट लेंस की फोकस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा हो, और दोनों में अंतर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। पहले लेंस की फोकस कम लेकर हम आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, है ना। और पहले यूओ का मान यानी वस्तु की दूरी को कम होना चाहिए, इसलिए अभिदर्शक लेंस की फोकस को कैसा लेते हैं, हम कम लेते हैं, है ना। और वीओ का मान अधिक होना चाहिए, तो इसलिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए, बिल्कुल फोकस के पास रखना चाहिए। तो वीओ का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और वीओ का मान अधिक हो, इसके लिए नलिका की लंबाई को कैसा लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। और नेत्र को हमेशा नेत्र लेंस पर ही क्यों रखना चाहिए, इससे आवर्धन क्षमता हमको अधिक मिलती है। यदि हमने ए दूरी दूर रखा तो आवर्धन क्षमता में डी की जगह हो जाएगा डी माइनस ए, और आवर्धन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बच्चों जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उस समय नेत्र कौन सी स्थिति में कहलाता है, शांत स्थिति में कहलाता है, शांत स्थिति में कहलाता है। और दोनों लेंसों के बीच की दूरी को हम नलिका की लंबाई कहते हैं। और जहाँ पर नेत्र लेंस होता है उसके सामने एक क्रॉस वायर भी होता है ना, आपने देखा होगा, उस सामने एक निश्चित दूरी पर क्रॉस वायर भी लगा होता है। तो बच्चों बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए, और इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं आपको आंसर देना आना चाहिए। आवर्धन क्षमता निकालना है तो सिंपल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होती है। ओके, इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय बाय।